वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग देखेंगे आर्द्रता और उसके प्रकार, ह्यूमिडिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो ये क्लास 17 है, क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 16 चल रहा है। क्लास 1 से लेकर 16 तक क्लाइमेटोलॉजी आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। कोई भी इसमें कोई भी पैसे नहीं लगने हैं, आप बस रिवीजन करिए और एग्जाम दीजिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है, बार बार रिवीजन करना है, लिखना कम है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरे के पूरे पीडीएफ को मंगा सकते हैं। ये जो नंबर है 8858063101। साथियों, इस पे पूरा बाइलिंगुअल पीडीएफ, जैसा कि मैं यहां पर लिखूंगा पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगी। इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप करके आप पूरी पीडीएफ मंगा सकते हैं। पीडीएफ बाइलिंगुअल रहने वाली है और आपने देखा भी है किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे क्या कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये साथियों, तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या चीज है भाई? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है साथियों आर्द्रता। ठीक है, और आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है। सीधी सीधी बात अगर हम बोले तो वायुमंडल में उपस्थित उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर, जलवाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। यहां मैं वो भी लिख दे रहा हूं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो भी हो, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ये तो बात समझ गए। अब ये आपके क्वेश्चन, आपके जहन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ये जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, ये वायुमंडल में आती कहां से है? तो साथियों, इसके दो मेजर स्रोत हैं। स्रोत यानी कि सोर्स, यानी कि दो स्रोत हैं भाई। कहां कहां से? एक तो, नंबर एक, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन समझते हो? वाष्पन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पन। समझ गए? और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। तो सर इसमें अंतर क्या है? वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर क्या है? साथियों देखिए, जब वाष्पोत्सर्जन का मतलब है, जो पौधे होते हैं, पौधे जड़ों के द्वारा पानी लेते हैं और पानी लेकर उसको वाष्प के रूप में पत्तियों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, ये कोई भी प्लांट्स हैं तो आप उसमें देखेंगे जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं और इस स्टोमेटा से भी पानी बाहर निकलता है। समझ रहे हैं? ये गटेशन की प्रोसेस भी कहलाती है। समझ रहे हैं? तो एक प्रकार से जब प्लांट के द्वारा पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता है, वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन कहीं का भी पानी इंसोलेशन, सूर्य तप पाकर, टेम्परेचर पाकर भाप बनकर उड़ जाए एटमॉस्फेयर में, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, वो मेजरली दो ही चीजों से एटमॉस्फेयर में आती है, या तो इवेपोरेशन होगा और या तो साथियों ट्रांसपिरेशन होगा। यहां तक समझ में आया? तो सोर्स इसके क्या हैं? इसके सोर्स क्या हैं साथियों? इसके सोर्स केवल दो ही हैं, कि भाई इवेपोरेशन, वाष्पन हो जाए और ट्रांसपिरेशन हो जाए, तो वहां से ये आर्द्रता वायुमंडल में पहुंचती है। अब हम आगे अगर बात करें भाई, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, ये तो हम लोग समझ गए। ये ह्यूमिडिटी टाइप कितनी कितनी टाइप की होती है? तो साथियों, अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी के टाइप्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं थ्री टाइप की ह्यूमिडिटी यहां लिखी हुई है: एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी के टाइप्स हैं साथियों, ये टाइप्स हैं। क्या है भाई?
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको साहब कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। इसको हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता। क्लियर? और सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। और आज हम लोग आर्द्रता के टाइप्स को ही हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें साथियों, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें, यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें साथियों, इसको वास्तविक आर्द्रता भी कहते हैं। इसको वास्तविक आर्द्रता भी कहते हैं। वास्तविक बोले तो देखो बेटा, एटमॉस्फेयर के, देखिए कोई भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का आप कुछ आयतन लीजिए। कितना आयतन? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब आयतन में जितनी भी वाटर वेपर हो, जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की एयर की कितनी मात्रा लीजिए? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब समझते हो? 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा। अगर इसको मैं 3D डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बने। 1 मीटर ऊंचा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, और ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और साथ में इसकी अगर हम लंबाई की साथियों बात करें तो यहां तो आपने चौड़ाई देख ली, ये ये देख ली, इसकी लंबाई भी 1 मीटर की हो, तो बात वही हो जाती है कि 1 मीटर क्यूब आयतन, ये किसका वॉल्यूम है? किसका यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि अगर वायु का 1 मीटर क्यूब आप आयतन ले लीजिए और जितनी वाटर वेपर उसमें हो, जितनी वाटर वेपर हो प्रेजेंट टाइम में, मतलब आप अपने रूम में 1 मीटर क्यूब आप एयर लीजिए और जितनी भी हो उसे ग्राम में नाप लीजिए। ग्राम पर मीटर क्यूब में जो आर्द्रता निकल के आएगी साथियों, वो क्या निकल के आएगी? वो क्या निकल के आएगी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझ पा रहे हो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर में जितनी भी वाटर वेपर है, वाटर वेपर को किसमें नापना है? ग्राम में। जितनी भी वाटर वेपर है, वेपर का मतलब समझते हो? नमी, यानी कि जलवाष्प, जितनी भी जलवाष्प हो उसको तुम ग्राम में नाप लिए। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या है? वायु का आयतन है साथियों, वायु का आयतन। ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब वायु के आयतन में जितनी भी जलवाष्प हो उसे ग्राम में नाप लो। जितनी जलवाष्प हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान में रखना, जितनी जलवाष्प आ सकती है ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा जितनी जलवाष्प हो उस समय, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, ठीक है, 20 ग्राम हो, वो जलवाष्प आप नाप लिए, उसको ग्राम पर मीटर क्यूब में जो व्यक्त करेंगे तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो गई साथियों? ग्राम पर मीटर क्यूब। आयतन के अनुसार ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसको ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? आयतन में, आयतन में रिप्रेजेंट किया गया। वहीं साथियों अगर हम कहें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बहुत आसान। क्या है भाई? विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता। तो आप 1 केजी एयर ले लो। क्या ले लो? आप 1 केजी एयर ले लो और जितनी भी वाटर वेपर हो उसको ग्राम में नाप लो। जितनी भी वाटर वेपर हो उसे नाप लो। वाटर वेपर, जितनी वाटर वेपर हो उसे नाप लो। और ये क्या है? एयर का भार, ये एयर वेट है। तो भैया एयर वेट कितनी लेनी है? 1 केजी। आप अपने रूम में जहां बैठे हैं 1 केजी आप एयर ले लीजिए और वाटर वेपर उसमें देख लो ग्राम में कितनी है। वो क्या निकल के आएगी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी।
बात समझ गए? इसको हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं? तो ग्राम पर केजी में व्यक्त कर रहे हैं। कोई संशय, कोई डाउट? ये कैसे हम बता रहे हैं? ये भार के अनुसार बता रहे हैं। भार में या भार के अनुसार आर्द्रता को व्यक्त किया जाए तो ऐसे व्यक्त करेंगे। और आयतन में अगर व्यक्त किया जाए साथियों, वॉल्यूम में व्यक्त किया जाए, वॉल्यूम में, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और वेट में यदि व्यक्त किया जाए तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कोई दिक्कत? तो आपने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सीख लिया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सीख लिया। अब बचती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता साथियों क्या है? साथियों आर एच इज इक्वल टू होता है ए एच अपॉन एच सी इंटू 100। ए एच क्या है? तो अभी आपने पढ़ा, एब्सोल्यूट, आपेक्षिक, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अभी जस्ट मैंने बताया, ये आपेक्षिक है, आपेक्षिक आर्द्रता। कोई डाउट? समझ रहे? और ये क्या है साहब? ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। क्या है भाई? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? अरे भाई आर्द्रता क्षमता है इसका मतलब। मतलब देख, बहुत आसान। देखिए अभी आपने क्या देखा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में साथियों क्या देखा कि 1 मीटर क्यूब में जितनी भी वाटर वेपर हो उसे तुमने नाप लिया ग्राम में, तो वो क्या निकल के आया? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन साथियों ये बात ध्यान से समझना, जो मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, 1 मीटर क्यूब में जितनी वाटर वेपर आ सकती है उसकी क्षमता कहलाती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाती है। मैंने क्या बोला, ध्यान देना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में 1 मीटर क्यूब में जितनी वाटर है प्रेजेंट टाइम में, जैसे आज जितनी भी तारीख है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से, 3 या 4 तारीख है भाई, सितंबर में, ठीक है ना? नहीं नहीं, 2 सितंबर है, ठीक है, सॉरी 2 अक्टूबर है, अक्टूबर में भूल गया था। तो 2 अक्टूबर में, ठीक है, 2023 में, 2 अक्टूबर 2023 के दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो भाई आज जितने समय, जितनी है अभी जिस रूम में मैं बैठा हूं, जितनी 1 मीटर क्यूब एयर में जितनी वाटर वेपर है उसको नाप ले रहा हूं, तो वो क्या निकल के आएगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन साथियों जरूरी थोड़ी है कि 1 मीटर क्यूब में उतनी ही वाटर वेपर आ सकती है। हो सकता है ज्यादा आए, हो सकता है कम आए, उसकी क्षमता कितनी है। बात समझ में आए? मतलब जितना तुम अभी प्रेजेंट टाइम में खाए हो इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट, लेकिन तुम जितना खा सकते हो इसे कहेंगे कैपेसिटी। समझ रहे हो कि नहीं? तो वाटर वेपर जितनी, मतलब हमारी जो एयर है 1 मीटर क्यूब वाली एयर, जितनी खाई हुई है वाटर वेपर को, यानी कि जितना अपने अंदर समाहित रखी हुई है अभी अभी के समय में, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन साथियों 1 मीटर क्यूब वाली एयर जितनी खा सकती है, यानी कि जितनी वाटर वेपर अपने अंदर ले सकती है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। बात समझ में आए? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे व्यक्त करते हैं? ग्राम पर केजी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे व्यक्त करते हैं भाई? कैसे इसको एक तरीके से शो करते हैं? ग्राम पर मीटर क्यूब। पूछा जाए आयतन के अकॉर्डिंग कौन सी ह्यूमिडिटी होती है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। पूछा जाए भार के अनुसार या वेट के अकॉर्डिंग कौन सी ह्यूमिडिटी होती है? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बात समझ में आए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या है फॉर्मूला? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है साहब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ए एच अपॉन एच सी इंटू 100। यानी कि साथियों ये क्या व्यक्त कर रहा है? ये व्यक्त ये कर रहा है कि परसेंटेज में अगर ह्यूमिडिटी, 100 में ही तो परसेंटेज होता है साहब, परसेंटेज में यदि ह्यूमिडिटी को देखना हो, परसेंटेज में साथियों, प्रतिशतता में देखना हो, तो क्या बताओगे? तब तो आप कहोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वेट के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार आपको मैंने बता दिया। साथ में मैंने ये भी बता दिया ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती क्या है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं, बताएं। अब साथियों कुछ चीजें आपको मैं बताऊं, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए
कंडीशन वन, साथियों कंडीशन टू और कंडीशन थ्री, यदि AH एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज लेस देन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, AH इज लेस देन HC, समझ रहे? तो एयर कैसी होगी साथियों? एयर कैसी होगी? ड्राई। अरे भाई तुम समझो, मान लो AH का मतलब 4 ग्राम, मान लो ह्यूमिडिटी है कितने में? 1 मीटर क्यूब में, और आ कितनी सकती है उसमें? और 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितनी आ सकती है? 10 ग्राम ह्यूमिडिटी, लेकिन है कितनी साथियों? 4 ग्राम। तो बताओ एयर कैसी होगी? शुष्क होगी कि नहीं? ड्राई होगी कि नहीं? बिल्कुल ड्राई होगी। साहब एयर क्या संतुष्ट होगी? जैसे भाई 10 रोटी की भूख थी उसे, लेकिन 4 ही रोटी उसने खाया है, तो अभी 6 रोटी की जगह है कि नहीं? तो एयर कैसी होगी? असंतुष्ट होगी ना, अनसेटिस्फाई होगी ना। साथियों ज्योग्राफी में अनसेटिस्फाई को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, समझे? अनसैचुरेटेड, यानी कि साथियों यह हवा कैसी होगी? असंतृप्त होगी। बात समझ में है? असंतृप्त होगी। अच्छा आर एच इज इक्वल टू क्या होगा? आर एच इज इक्वल टू, आर एच इज ऑल्सो लेस देन 100%। ये कैसे आपने बताया? अरे भाई फॉर्मूला होता है आर एच इज इक्वल टू ए एच अपॉन एच सी इंटू 100, होता है कि नहीं? तो अगर तुम सोचो आर एच बराबर ए एच कितना है? 4 ग्राम, और एच सी कितना है? 10 ग्राम इंटू 100, तो बताओ कट गया कि नहीं? ये 40 आया कि नहीं? आर एच इज इक्वल टू 40% आया कि नहीं? तो बताओ ये 100 से कम है कि नहीं? तो साथियों आर एच इज लेस देन 100% है कि नहीं? अगर साथियों रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब देखो इसको मैं बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं लिख सकता, यहां मैंने पहले हिंदी भी बता दिया, इंग्लिश भी बता दिया, समझ गए? यहां अगर लिखना चाहो तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसे हम कहते हैं आपेक्षिक, इसे साथियों कहते हैं विशिष्ट, और इसको हम कहते हैं सापेक्षिक, सापेक्षिक आर्द्रता। तो साथियों यहां आर एच इज इक्वल टू 100 लेस देन 100%, या ए एच इज इक्वल टू लेस देन एच सी, तो साथियों कैसी होगी एयर? ड्राई होगी, शुष्क होगी, अनसैचुरेटेड होगी। कोई दिक्कत? अब साथियों दूसरी बात, अगर ए एच इज इक्वल टू एच सी हो, तो बताओ एयर कैसी होगी? या आर एच इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगा के देखो, 100% के बराबर हो तो एयर कैसी होगी? भैया जितना उसमें जगह थी, मान लो ये भी 4 ग्राम है पर मीटर क्यूब है, और ये भी तुम्हारा 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है, समझ गए? तो ये एयर कैसी होगी? तब तो सैचुरेटेड होगी, तब तो संतुष्ट होगी। साथियों संतृप्त होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बात समझ गए? दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, अगर ए एच इज ग्रेटर देन एच सी हो जाए, या आर एच इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 100% हो जाए, यानी कि साथियों ये तो 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है, और कहीं तुम्हारी क्षमता मतलब एयर की क्षमता 2 ग्राम पर मीटर क्यूब है, तो बताओ भैया क्षमता से ज्यादा हो गया कि नहीं? अगर तुम क्षमता से ज्यादा खाओगे तो वोमिटिंग करोगे कि नहीं? एयर कैसी हो जाएगी? कुछ ज्यादा ही संतुष्ट, इसी को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। साथियों इसको कहते हैं अति संतृप्त, इसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त, यानी कि ये हवा में ये जो 2 ग्राम ज्यादा है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो ये कंडीशन किसको शो कर रही है? प्रेसिपिटेशन, मतलब अरे भाई वर्षण। तो सर रेनफॉल क्यों नहीं कहते आप? घुमा के क्यों बोलते हैं? ये वर्षण, वर्षा क्यों नहीं कह रहे हैं आप? नहीं बेटा उसे नहीं कह सकते, क्योंकि ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वर्षण कई टाइप से होते हैं, वर्षण प्रेसिपिटेशन कई टाइप के होते हैं, ये शायद मैं लाया नहीं हूं साथियों। जैसे वो एक पीपीटी थी, वो मैं भूल गया, लाया नहीं, खैर मैं बता देता हूं। वर्षण साथियों कई प्रकार के होते हैं, जैसे
अरे भाई, जल बूंदे गिरे तो इसे वर्षा कहते हैं। जल बूंदों के साथ आइस क्रिस्टल भी गिरे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे स्लीट कहते हैं, हिम वर्षा। समझ रहे? या सहिम वर्षा, हिम के साथ वर्षा होना। हेल, हेल का मतलब ओला। समझ गए? हेल का मतलब क्या होगा? ओला, ओले की कंडीशन। तो ये कई टाइप के हो सकते हैं। ब्रिजलिंग, समझ रहे हैं? ये वर्षा के सब टाइप्स हैं। तो वर्षण कई प्रकार से हो सकते हैं। स्प्रे के रूप में, फुहार के रूप में हो सकते हैं, जिसका डायमीटर जल बूंदों का कम होता है। रेनफॉल हो सकता है। समझ रहे हैं? स्प्रे यानी कि आप अगर वर्षा के प्रकार देखोगे तो यहां मैं लिख दे रहा हूं स्प्रे। समझ रहे हैं? रेनफॉल, स्लीट, हेल। समझ गए? क्लाउड ब्रस्टिंग, थंडर स्टॉर्म। स्प्रे यानी कि फुहार, रेनफॉल वर्षा, स्लीट सहिम वर्षा, हेल का मतलब ओला। ये सारी चीजें मैं आपको आगे भी बताऊंगा। क्लाउड ब्रस्टिंग, बादल फटना, तड़ित झंझा। समझ गए? ये सारे के सारे साथियों, ये प्रेसिपिटेशन के ही टाइप्स हैं। ये प्रेसिपिटेशन के ही टाइप्स हैं। समझ पा रहे हो? तो सर क्या, कैसे ये प्रेसिपिटेशन क्या आर्टिफिशियली भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार। आर्टिफिशियल रेनफॉल कई बार अपने इंडिया में कराया गया है, लेकिन ये एक तरीके से हमारे क्लाइमेट को हार्म करता है, नुकसान करता है। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊं साथियों, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच सी के होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं इसको। क्या मैंने बताया? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच सी। ये रट लो। ये क्या है सर? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, यार अभी तो बताया। आर्द्रता क्षमता, यानी कि तापमान तुम बढ़ाओगे तो जो वायु होगी वो और पानी अपने अंदर समाहित कर सकती है और वाटर वेपर गेन कर सकती है। और साथियों, टेम्परेचर कम करोगे तो वायु के अंदर जो स्पेस होगा वो कम होता जाएगा। वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, वो पानी और कब पानी धारण नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि साथियों, तापमान के बढ़ाने पर किसी भी वायु का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ता है, यानी कि उसमें और वाटर वेपर गेन करने की क्षमता बढ़ती है। और तापमान जैसे जैसे कम करते जाओगे उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती जाएगी, उसका आकार छोटा होता जाएगा। इसीलिए साथियों, जब हवा नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि साथियों टेम्परेचर कम होता है। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी तो वही जो पानी उसके अंदर पहले से था वो बाहर निकलने लगता है, इसीलिए वर्षा होने लगती है। अब यहां पर अगर आप देखिए कंडीशन फर्स्ट, अगर मान लीजिए साथियों यहां पर कोई भी टेम्परेचर हो, यहां पर कोई भी टेम्परेचर हो, मान लो ये टेम्परेचर कितने, मान लो हम केवल एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं, अगर मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है साथियों, ऐसा कि एच इज लेस देन एच सी, आपेक्षिक आर्द्रता आर्द्रता क्षमता से कम है, आर एच इज लेस देन 100%। साथियों अगर तुमने टेम्परेचर को, मान लो तुमने गिरा दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कम हो गया तो क्या ए एच कम होगा कि एच सी? अभी जस्ट मैंने बताया एच सी कम होगा। साथियों एच सी कम होगा। ये देखो 10 से कितना आ गया? 4 आ गया कि नहीं? यानी कि जो हवा अनसैचुरेटेड थी उसका पेट भर गया साथियों, सैचुरेटेड हो गई। एच सी कम हो गया, ये भी 4 और ये भी 4।
समझ पा रहे हो? अभी एयर की, अभी ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी कितनी थी? 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अब किसमें कन्वर्ट हो गई, ये देखिए, किसमें कन्वर्ट हो गई? उसकी एचसी घटकर कितनी आ गई? 4 ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई। 10 से कितने पे आ गई? 4। और कैसी हवा हो गई? सैचुरेटेड। तुम और टेम्परेचर कम कर दो साथियों, जैसे टेम्परेचर तुमने कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, लो अब ह्यूमिडिटी और कम हो गई। ये देखो, कम होते होते कितनी आ गई? 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। समझे? लेकिन एएच क्या रहा? वही रहा। बताओ, कैपेसिटी ही जब कम हो गई तो क्या ये 4 ग्राम उसमें रहेगा? उसमें तो केवल 2 ही ग्राम रह सकता है। अब 2 ग्राम की वर्षा हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? यानी कि साथियों, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम कर देने से हवा शुष्क से संतृप्त, और संतृप्त से कैसी हो जाती है? अति संतृप्त। और सुपर सैचुरेटेड होने वाली हवा ही क्या कराती है? वर्षा कराती है, वर्षण के लिए जिम्मेदार है। अब वो किस रूप में हो सकता है? इन इन रूपों में हो सकता है। यही कारण है साथियों, कभी आप पर्वत पे देखिएगा, जो माउंटेनियस, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, क्या होती है? हवा यूं जाती है, टकराकर ऊपर गई। अब देखो, पहले क्या था? एच इज लेस देन एच सी। यहां चाहे आर एच लिख दो, आर एच इज लेस देन 100% लिख दो। ज्यादातर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही यूज किया जाता है। आप ए एच का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर गई, मान लो यहां 4 ग्राम पर मीटर क्यूब थी, यहां 8 ग्राम। जैसे ऊपर गई, एच सी कम हो जाएगा कि नहीं? कितनी हो जाएगी? ए एच इज इक्वल टू एच सी। और ऊपर कर रही है, और कर दिए, तो ए एच इज ग्रेटर देन एच सी। अब यहां क्लाउड बनकर बारिश होना चालू। समझ पा रहे हो? ये सेकंड, आप देखिए इस चीज को, जैसे जैसे हवा को ऊपर लेके जा रहे हो, एच सी साथियों कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि एच सी ए एच से भी कम हो जाएगा। एच सी वास्तविक जो उसकी आर्द्रता है उसको भी धारण नहीं कर पाएगा, और धड़ाधड़ बारिश होना चालू हो जाएगी। और जैसे हवा नीचे आती है, हवा नीचे आएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी और वाटर वेपर गेन करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या वो वाटर वेपर छोड़ेगा? क्या कि वो वाटर वेपर को बाहर निकालेगा? क्या नहीं निकालेगा। यहां पर क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं, ए एच इज लेस देन एच सी। अभी आगे और ऊपर गई हवा, ए एच इज इक्वल टू एच सी, क्योंकि यहां 4, ये भी 4, घट रही है एच सी। यहां 4, यहां पता लगा 2। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब क्षमता यार 2 की है, और तुमने पानी कितना भरा रखा है उसमें? पानी कितनी है? 4। 2 यूनिट ज्यादा है ना। ये 2 यूनिट कहां जाएगा? तो टेम्परेचर गिरने से एक तो एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है, साथ में साथियों जो वाटर वेपर है उसका भी टेम्परेचर कम करोगे तो वो लिक्विड में बदलेगा ना भाई। आप बताओ, सॉलिड बर्फ को जो होती है, उसको जब टेम्परेचर देते हो तो किसमें होती है? लिक्विड। और वाटर में, उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वेपर में। तुम यार गैस का टेम्परेचर खींच लोगे तो लिक्विड में जाएगी ना। तो साथियों, हवा जब ऊपर उठती है तो 2 काम होते हैं। एक तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हवा का, और दूसरी साथियों जो वाटर वेपर है वो उसको कंडेंस होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा, और वो लिक्विड के फॉर्म में आकर नीचे धड़ाधड़ गिरने लगेगी। इसी को ही वर्षण कहते हैं। अगर वही बर्फ के रूप में गिरे तो ओला कहते हैं, हेल। वही बर्फ और वर्षा दोनों के रूप में गिरे तो उसे सहीम वर्षा यानी कि स्लीट कहते हैं साथियों। समझ गए? तो वर्षण हम अगले टॉपिक पर समझाएंगे। अभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया अपेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता। बताएं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो उम्मीद है साथियों, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेसिपिटेशन पर। थैंक यू।